हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम रिसर्च में आज मेजरमेंट स्केल पे बात करेंगे। आप सबको पता ही है कि जो आपका 18th में एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो गया है, तो अब आप दोबारा से अपनी तैयारी में स्टार्ट हो सकते हैं ताकि आप क्या करो, अच्छे से दोबारा से बेहतर तरीके से तैयारी कर सको। मुझे लगता है अब आपको 1 मंथ और मिल जाएगा एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी को दोबारा से एग्जाम देना होगा क्योंकि आज जो आप 18th को देके आए थे वो कैंसिल हो चुका है। तो अब आप नए सिरे से एक बार अपने रिविज़न को कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम है अब, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, ठीक है। और इस बार के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये बताया गया था उस पेपर क्वेश्चन में कि आज से थोड़ा कम वाला ऑप्शन का जो आया था क्वेश्चन, जो अभी 18th का पेपर था, ठीक है। उसको अभी मैं रिव्यू डालूंगी उसका पूरा बना करके। तो 18th का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आज से थोड़ा कम वाला ऑप्शन आया था। वो मैंने आपको अपने जो करंट अफेयर वाली मैंने नई सीरीज़ निकाली है उसमें वो पढ़ाया हुआ है कि आज से थोड़ा कम। हमारा भी WHO ने जो सोडियम को कंट्रोल करने के लिए जो टिप्स दिए थे उसमें एक ऑप्शन ये FSSAI के थ्रू जो इंडिया में चल रहा है वो आज से थोड़ा कम भी चल रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर ना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप देखो, हमने अभी 3 दिन पहले ही पढ़ा था और क्वेश्चन पेपर में वो आ गया, क्योंकि करंट अफेयर के बिना अब आप होम साइंस को नहीं निकाल सकते हो। आपको बहुत अच्छे से जो आजकल चल रहा है बिल्कुल अपडेटेड नॉलेज आपको रखनी होगी होम साइंस से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम मेजरमेंट स्केल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट स्केल, ठीक है। मेजरमेंट स्केल क्या होता है? जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी स्केल जिससे हम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? मेजरमेंट स्केल हो गया, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट स्केल है क्या? जो आपका कलेक्ट किया गया जो डाटा है उसको क्या बनाना है? मूल्यवान बनाना है, ठीक है। उसको डेटा को आपने क्या बनाना है? उसकी वैल्यू बढ़ानी। मान लो आपने अपना लोगों से रिस्पॉन्स लिए, ठीक है। आप अपना क्वेश्चनर बना के लेके गए, आपने लोगों से बोला कि आप इस क्वेश्चनर को भर दो। अब उस क्वेश्चनर में यस और नो के 2 ऑप्शन आपने दे रखे हैं, ठीक है। तो जो आपका रिस्पॉन्डेंट है वो या तो यस पे टिक मार देगा या फिर नो पे टिक मार देगा। आपने पूछा कि आपको स्कूल जाना पसंद है तो यस पे मार देगा या फिर वो नो पे मार देगा, ठीक है। यस और नो में आपका हाँ या ना में 2 ऑप्शन है, तो दोनों में से किसी पे टिक मार देगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे को कॉलेज जाना पसंद है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको जब अपना फाइनल रिजल्ट निकालना है, जब आप ये देखोगे कि भाई कितने लोग हैं जिन्हें कॉलेज जाना पसंद नहीं है, तो आपने 100 लोगों को डेटा किया, ठीक है। 100 लोगों से जब आप डेटा कलेक्ट करके लेके आए तो आप ये देखोगे कि 100 लोगों में कितनों ने यस बोला है, कितनों ने नो बोला है। मान लो 60 लोगों ने बोला है कि हमें कॉलेज जाना पसंद नहीं है और 40 पीपल्स ने बोला है कि हमें कॉलेज जाना पसंद है, तो आपका 60-40 का रेशियो आएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि यस और नो को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सीधे सीधे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको यस और नो को क्या करना पड़ेगा? आप यस को दे दोगे 1 नंबर और नो को दे दोगे 0 नंबर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आप एक्सेल में सीट में एंटर करोगे कैलकुलेशन लगाने के लिए, तो जितनी जगह भी आपको यस लिखना होगा, यस की जगह आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, और नो की जगह आप 0 या 2 नंबर कुछ भी दे सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है। तो आपको नो लिखना होगा। तो जब आप एक्सेल सीट में उसकी कैलकुलेशन करोगे कि कितने लोगों ने बोला, तो आप एक फॉर्मूला डालोगे, उसमें डालोगे कि भाई 1 की कितनी वैल्यू है, तो वो निकल के आ जाएगा कि जो आपके 40 पीपल्स हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ भैया हमें कॉलेज जाना पसंद है, और जो 60 पीपल्स है वो बोल रहे हैं हमें कॉलेज जाना पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो कलेक्ट किया गया डेटा है उसको मूल्यवान बनाने के लिए हम करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा ना हर किसी का, अगर हम अलग अलग देखते रहेंगे कि कितने लोग हैं, सब कुछ कोई कह रहा है हाँ, कुछ कोई कह रहा है नो। तो हमें क्या करना है, उसको कैलकुलेशन के लिए कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही कन्वर्ट हम किस में करते हैं? वो हम करते हैं मेजरमेंट स्केल में, ताकि हमारा डेटा क्या हो, उसकी वैल्यू बढ़े और उसको मूल्यवान बनाया जा सके। किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, जैसे कि कोई भी जो हमारे पास चीज़ है उसके बारे में जब आप जानकारी लोगे, साइज़ हो गया, अमाउंट हो गया, डिग्री ऑफ समथिंग हो गया, कुछ भी आपको पता करना है तो आप मेजरमेंट स्केल के थ्रू उसको पता कर सकते हो, ठीक है। भाग्यशाली शक्तिशाली का लेवल डिसाइड करने के लिए उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। मतलब कोई भी जो आपका स्केल है वो कितना शक्तिशाली है, कितना अच्छा आंसर्स दे रहा है, कितना उसमें पावर है, ठीक है, कितने सही तरीके से आपकी रिसर्च की फाइंडिंग को निकाल करके दे रहा है, ठीक है। तो ये कौन बताता है? ये हमारा बताता है मेजरमेंट स्केल, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लेन फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वालिटेटिव एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना, ठीक है। ये क्या करता है? फिजिकल एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट को तो दिखाएगा, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं मतलब जो आपके दिमाग में होते हैं, ठीक है, आपके इमेजिनेशन में होते हैं, उन सबको भी ये बताता है मेजरमेंट स्केल, ठीक है। फिर है मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैंडर्ड यूनिट। हम इसको ये ऐसी हवा में चीज़ों को मेज़र नहीं करते, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है और उसके थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या स्टैंडर्ड यूनिट के थ्रू हम मेज़र करते हैं, ठीक है। असाइन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे। जैसे कि मान लो मैंने आपको
एक शेक पिलाया और मैंने आपसे पूछा कि आपको शेक अच्छा लगा है, बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है, या आप इसे दोबारा पीना चाहोगे या नहीं पीना चाहोगे, तो मैंने आपको 5-6 वो दे दिया ऑप्शन, ठीक है। आपने बोला कि भाई मुझे ये शेक जो है अच्छा लगा, ठीक है, तो मैंने आपको 5 नंबर दे दिए, ठीक है, कि मेरे शेक को कितने दिए हैं, इसने 5 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो वो आपको फिर इसी तरीके से मैं सबके नंबर कैलकुलेट कर लूँगी कि कितने कितने लोगों ने, किसी ने कहा होगा बहुत बुरा लगा तो उसको उसके उसमें मैंने 1 नंबर दे दूँगी मैं, ठीक है। फिर लास्ट में मैं कैलकुलेट करके देख लूँगी कि कितने नंबर मेरे आउट ऑफ 100 में से आ रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका मेजरमेंट स्केल है, ठीक है। तो मेजरमेंट स्केल का यही फ़ायदा है कि आपको क्या होता है, इससे आपको आंसर्स को अपने जो भी वर्ड हैं, जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको क्वांटिटेटिव डेटा में क्वांटिटेटिवली आंसर को बताने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। आपको अपनी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करने में हेल्प मिलेगी, नहीं तो आप हवा हवा में एक एक का बताते रहोगे कि फलाने ने ये बोला कि उसे पसंद है, या फिर दूसरे ने ये बोला उसे नहीं पसंद है, तीसरे ने ये बोला, तो हम क्या करेंगे, उसको समराइज़ कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ 60% लोगों ने बोला कि उन्हें कॉलेज जाना पसंद है और 40% लोगों ने बोला कॉलेज जाना पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट होता है, मेजरमेंट स्केल होता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर असाइन कर देते हैं इसमें, ठीक है, नंबर हम इसमें क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। और फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्वेटिंग करस्पॉन्डिंग स्केल विद स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्ड्स एंड मैप्स, ठीक है। जो हमारे वर्ड्स हैं और जो मैप्स हैं, ठीक है, कोई भी मैप हो गया, कोई भी जो आपको रास्ता दिखाता है, इस तरीके से कुछ जो आपको गाइड करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स को असाइन कर देते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड जैसे 1 2 3 4 ये क्या स्टैंडर्ड यूनिट है, आपको पता है कि 1 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके की स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम मेजरमेंट स्केल में असाइन कर देते हैं। तो मेजरमेंट स्केल हमारा इसके लिए काम आता है। अब मेजरमेंट स्केल में हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन है, एक है क्वालिटेटिव मेथड्स और दूसरा है क्वान्टिटेटिव मेथड, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव मेथड आपको पता ही है, जब हम किसी चीज़ को शब्दों में बयान करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी या मेरी ये क्लास कैसे लगी, तो आप क्या बताओगे, बुरी लगी या अच्छी लगी, तो वो क्या है, लेकिन क्या मैं आप मुझे बता पाओगे कितनी बुरी लगी, 5 किलो बुरी लगी, 6 किलो बुरी लगी, तो हम इन चीज़ों को नहीं मेजर कर सकते हैं। वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है जिसे हम यूनिट्स में नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट हम उस चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। जैसे कि आप मार्केट में कोई सामान लेने गए, आपने बोला 1 किलो आटा दे दो, ठीक है, तो आप एग्जैक्ट आपको 1 किलो आटा तोल के मिल जाएगा, तो वो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि वो आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेजर करके मिल रहा है। लेकिन जिस चीज़ को आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, बस आप फील कर सकते हो उसको कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ, तो वो क्या है, वो एक फीलिंग है, तो उसको लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि मैं 10 किलो 50 किलो प्यार करती हूँ, तो ये क्या है, ये आपका क्वालिटेटिव में आएगा, ठीक है। फिर है क्वालिटेटिव मेथड है आपके, क्वालिटेटिव मेथड है क्योंकि आपके लिए कठिन क्या है, क्वांटिटेटिव तो आपके लिए आसान है क्योंकि उसमें तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है, क्वांटिटेटिव में तो। लेकिन जो क्वालिटेटिव डाटा है वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है मेजरमेंट के लिए, ठीक है, कैन नॉट बी मेजर्ड और टच डायरेक्टली, इसको आप सीधा मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हो और टच नहीं कर सकते हो सीधे, ठीक है। ओनली कैन फील, सिर्फ क्या कर सकते हो, आप इसे फील कर सकते हो, एक इसे क्या कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो उसको, फील कर सकते हो उसको, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, मतलब कि ये हमारे दिमाग में होते हैं, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, कैन बी चेंज इन नंबर, इनको हम नंबर्स में चेंज कर सकते हैं, अच्छा लगा तो 1 नंबर, बुरा लगा तो 2 नंबर दे दिए मैंने आपको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस स्केल बोलते हैं। अगर हम नंबर्स में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस स्केल कितना होगा, 1 to 2, ठीक है। मान लो मैंने आपको एक वो दिया, कोई शेक दिया पीने के लिए जो मैंने लेबोरेटरी में बनाया था, कोई जूस दिया और मैंने आपको एक स्केल दिया, मैंने उसमें लिखा है कि आपको मेरी जो जूस है उसका टेस्ट, उसमें कई सारे ऑप्शन है, टेस्ट के, अपीयरेंस के, स्मेल के, ऑर्डर के, इन सब चीज़ों के कई सारे स्मेल हैं, अरोमा के कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आप मैंने आपसे पूछा कि टेस्ट में कैसा लगा, तो आप बोलोगे टेस्ट में मुझे ये ठीक लगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने उसका ऑप्शन दिया है गुड, एवरेज और बैड, ठीक है, 3 दे रखे हैं मैंने। तो गुड को दिया है आपने 3 नंबर, एवरेज को दिया है 2 नंबर और बैड को दिया है 1 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेरा रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस स्केल क्या होगा, रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस स्केल होगा मेरा 1 to 3, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन इसमें निकाल रखे हैं, ठीक है। तो जितने भी आप वो ऑप्शन रखते होगा, आपने 3 की जगह 5 रखे हैं कि बहुत बुरा लगा, एक ऑप्शन आपने और रख लिया, बहुत अच्छा लगा एक ऑप्शन और बढ़ा लिया, तो आपके कितने हो जाएंगे, 1 to 5 हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग स्केल, ठीक है। जैसे कि गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड, एवरेज, बैड
और वेरी बैड। ठीक है, मैंने इतने ऑप्शन लगाए कि आपको मैंने जो जूस दिया वो जूस आपको कैसा लगा। अगर आपने वेरी गुड बोला तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, गुड बोला तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, आप अपने हिसाब से देख लेना। एवरेज बोला आपने तो आपको मिल जाएंगे 3 नंबर, और अगर आपने बैड बोला तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, और वेरी बैड बोला तो आपको मिलेगा 1 नंबर। तो आपका यहाँ पे रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस स्केल कितना हो गया, 1 to 5। ठीक है, रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस स्केल यहाँ पे कितना होगा, 1 to 5। ठीक है, तो ये होता है रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस स्केल। जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा में हम क्या देखेंगे, लॉट्स ऑफ लव एंड मोटिवेशन एंड एबिलिटीज़। ठीक है, इन चीज़ों को, जैसे कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, देखिए कितना अच्छा काम करते हो ये मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा आप काम करते हो, समझ में आया। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मेरी आप स्कोरिंग कर दो, तो जिन लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है वो मुझे 5 नंबर दे देंगे, जिन लोगों को थोड़ा काम अच्छा लगता है वो मुझे 3 नंबर दे देंगे। तो ये क्या है, ये आप फिर मैं लास्ट में कैलकुलेट करूँगी कि 100 में से मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 100 में से फिर मैं बाद में कैलकुलेट कर लूँगी कि 100 में से मुझे 20 नंबर 30 नंबर कितने मिले हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल पे हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्वालिटेटिव को हम मेजरमेंट स्केल के थ्रू क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करके तब हमें एक आइडिया आ जाता है कि ये आखिर क्या कह रहा है बंदा, या हमारी फाइंडिंग्स किस तरीके से निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये इसके बाद ऑथेंटिसिटी मिलती है आपको क्वालिटेटिव से। ठीक है, और उसके बाद इमेजिनेशन। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, क्यों, क्योंकि आपको जूस अच्छा लगा या नहीं लगा, किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगा होगा। ठीक है, तो ये हाँ आप पे है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, वो आपके दिमाग में है, इमेजिनरी है ये। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। फिर क्वालिटेटिव डेटा के बाद क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मेथड्स है आपका वेट, हाइट एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव मेथड में क्या आएगा, ये वही है जो हमारी रिसर्च के टाइप्स भी हैं 2। ठीक है, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव वाला। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव में क्या आएगा कि आपको कितना आपने, क्वांटिटेटिव में क्या आएगा कि आपने कितना एग्जैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको क्या है, वेट, अगर मुझे देखना है कि सामने वाले का वेट कितना बड़ा है तो मैं उसका वेट मेज़र कर सकती हूँ एक महीने पहले और 1 महीने के बाद। ठीक है, और फिर बीच में मैंने उसको खूब सारा खिलाया पिलाया, मैंने देखा कि 1 महीने बाद उसके वेट पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो वेट, हाइट, ये सब क्या है, डायरेक्टली मेज़र किए जा सकते हैं। तो ये किस में आएंगे, ये आपके क्वान्टिटेटिव में आएंगे। क्वान्टिटेटिव में इसीलिए कम लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि क्वान्टिटेटिव करना आसान है, टफ क्या है, क्वालिटेटिव करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम जब किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है, अनुमान से जब हम मेज़र कर रहे हैं कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसे 1 नंबर दे दिया, हो सकता है कि उस जो भी वो व्यक्ति है उससे मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो मैं उसे 5 नंबर ना देके 1 नंबर दे दूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपका क्वालिटेटिव को मेज़र करना मुश्किल है, सामने वाले को बिल्कुल सही इमेज उसकी निकालना, जो भी फाइंडिंग्स है उसको निकालना, ये एक कॉम्प्लेक्स काम है, इसलिए क्वालिटेटिव ज़्यादा कठिन है। क्वांटिटेटिव आसान है, उसमें तो सीधे सीधे वेट तोलना है, आपके सामने जो कुछ भी है वो सामने है। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के मेजरमेंट स्केल हैं, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, क्वान्टिटेटिव में कन्वर्ट करना होगा। मतलब कि जो भी क्वालिटेटिव डेटा आपके पास आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, क्वान्टिटेटिव में करोगे, ताकि आप अपनी फाइंडिंग्स को 4 लाइन में कह सको। ठीक है, कंक्लूजन कर सको, आप अपनी फाइंडिंग्स के लिए कंक्लूजन निकाल सको। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा है मेजरमेंट स्केल, हमारे बेसिकली 4 तरह के हैं। ठीक है, ये देखो आप ये साइड में बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट स्केल है हमारे पास बेसिकली 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला है हमारा नॉमिनल स्केल। ठीक है, क्या है, नॉमिनल स्केल हमारा सबसे पहला स्केल है। दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है इंटरवल स्केल, और चौथा है हमारा रेशियो स्केल। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के क्या हैं हमारे पास स्केल्स के आते हैं मेजरमेंट स्केल। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अंदर का, यानी कि ये सबसे छोटा कौन सा है, ये आपका ऑर्डिनल स्केल है। सबसे लोअर लेवल का आपका ऑर्डिनल स्केल है। इससे अपर लेवल का हमारा नॉमिनल स्केल है, हाँ, सबसे नीचे वाला जो आपका है वो आपका नॉमिनल स्केल है। इससे ऊपर वाला आपका ऑर्डिनल स्केल है। फिर इसके बाद 3rd नंबर का आपका इंटरवल स्केल है, और 4th नंबर का आपका रेशियो स्केल है। ठीक है, तो ये आपके, अगर आप इसे लोअर से हाइयर की तरफ लगाओगे तो सबसे पहले उसमें क्या लगाओगे, नॉमिनल लगाओगे, 2nd नंबर पर आप ऑर्डिनल, फिर आप इंटरवल, और फिर आप रेशियो स्केल लगाओगे। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये अरेंज करने के लिए भी आ जाता है, लोअर से हाइयर की तरफ या हाइयर से लोअर की तरफ। ठीक है,
तो इसमें अगर आप देखो कि नॉमिनल स्केल जो है, ठीक है, नॉमिनल स्केल में क्या देखते हैं हम, नाम देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, नाम देखते हैं। जैसे जेंडर है, मेल फीमेल हो गया, ठीक है, इसमें हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं, कितने मेल है और कितने फीमेल है, ठीक है। हम इसमें जनरली किसको कैलकुलेट करते हैं, मोड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि किस स्केल के अंदर क्या मेजरमेंट की वो कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम देखेंगे कौन से आते हैं, ठीक है। फिर है आपका ऑर्डिनल में हम क्या है, मीडियम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या है, हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। इंटरवल में हाँ डिस्टेंस को, जिसके अंदर हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं हम इंटरवल स्केल में, ठीक है। इसमें हम डिस्टेंस देखते हैं। फिर लास्ट है हमारा रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम हर चीज़ का 0 पॉइंट से निकालते हैं और जहाँ से चीज़ों को माप सकते हैं। सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे किस में आते हैं, रेशियो स्केल में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, एक है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, ठीक है। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा नॉमिनल स्केल, या इसको हम क्लासीफैक्टरी स्केल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्लासीफैक्टरी स्केल, क्योंकि हम इसमें चीज़ों को क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल का स्केल है, सबसे नीचे का स्केल है, ये लोएस्ट लेवल का स्केल है, ठीक है। दूसरा है इसमें पीपल ऑब्जेक्ट या रिस्पॉन्ड को कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पे सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को हो गया, लोगों को हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनको या फिर रिस्पॉन्सेज हो गए, यस कितने लोगों ने बोला है, नो कितने लोगों ने बोला है, ठीक है। मेन इसमें हम फ्रिक्वेंसीज देखते हैं, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम क्या करते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जेंडर क्या है हमारे, मेल और फीमेल 2 जेंडर हो गए, आजकल थर्ड जेंडर भी हो गया है। तो मेल फीमेल या थर्ड जेंडर में हम ये देखेंगे कि हमने 100 का वो लिया था, तो कितने मेल हैं, कितने फीमेल है और कितने थर्ड जेंडर है उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा नॉमिनल स्केल या क्लासीफैक्टरी स्केल के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो जैसे नॉमिनल मतलब नाम, हमने जब अपना क्वेश्चन डेटा कलेक्ट किया, हमने ये देखा कि उसमें से कितने मेल थे और कितने फीमेल थे, तो वो किस में आएगा, वो आपका आएगा नॉमिनल या क्लासीफैक्टरी स्केल में आएगा, ठीक है। तो जब हम नाम की बात करते हैं तो वो किस में आएगा, नॉमिनल स्केल में आ जाएगा। जैसे कि मैं मान लो कि मैं ये देखूं कि आपके हेयर कलर के कितने हेयर कलर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, तो मैं क्या करूँगी, कितने हेयर कलर, ब्लैक हो गया, थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो गया, बरगंडी हो गया, इस तरीके के हेयर कलर हमारे वहाँ फेमस है। रेड ब्लू कलर थोड़ा कम फेमस है, जैसे लोग ब्लू में, वेस्टर्न कल्चर में बिल्कुल डार्क ब्लू कलर के भी बाल लोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे देश में वो है। तो इसमें नॉमिनल्स में हमारे क्या हो जाएगा, नॉमिनल में हमारे पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, ब्लू हो गया, सॉरी ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, बर्गंडी हो गया, ब्लैक ब्राउन हो गया, इस तरीके के कुछ कलर्स हमारे हो जाएंगे। तो ये सब किसके अंदर हम क्लासीफैक्टरी करेंगे, नॉमिनल स्केल के अंदर करेंगे। फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितने लोगों को ब्लैक है, कितने लोगों को ब्लैक कलर हेयर कलर पसंद है, कितने लोगों को ब्राउन कलर है, कितने लोगों को बर्गंडी कलर है। तो ये हम बाद में उसको नॉमिनल डेटा के अंतर्गत हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लोएस्ट लेवल ऑफ स्केल है, इसमें हम लोगों को क्लासीफाई कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्लासीफैक्टरी है, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं सब ग्रुप्स में। जैसे मान लो आपके कॉलेज में कुछ लोग हैं, ठीक है, आपके कॉलेज में 100 बच्चे हैं, ठीक है। 100 बच्चों में आप ये देखोगे कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कि जब आप डेटा कलेक्ट करोगे तो देखा जाएगा कि इसमें से 30% तो सिर्फ फीमेल है और बाकी के 70% क्या है, वो आपके मेल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जेंडर बताएगा, ठीक है। आपको जेंडर का पता करना है तो आपका 2 जेंडर है, आप उन 2 जेंडर में आपको पता करके निकल जाएगा। तो वो क्या हो गया, आपका नॉमिनल और क्लासीफैक्टरी स्केल होगा, नाम के अंतर्गत, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है आपका ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। सेकंड नंबर पे क्या है, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। इसमें हम ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। ऑर्डर लगाने का मतलब ये है, जैसे मैं लगाऊं कि हमारी क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, फोर्थ कौन आया और फिफ्थ कौन आया। तो वो क्या हो गया, वो ऑर्डर आ गया। मतलब फर्स्ट वो आएगा जिसके 99% मार्क्स आए हैं, सेकंड वो आ गया जिसके 97% आए हैं, थर्ड वो आ गया जिसके 95% आए हैं। तो ये क्या है, ये ऑर्डर है, ठीक है। विद नॉमिनल प्रॉपर्टीज़ और रैंकिंग लगाते हैं। इसमें नॉमिनल की प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और इसमें हम क्या लगाते हैं, रैंकिंग लगाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ठीक है। तो जो भी स्केल आगे बढ़ता जाएगा उसमें पीछे के स्केल की प्रॉपर्टीज़ अपने आप ही पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा विद नॉमिनल प्रॉपर्टीज़, और इसमें हमारा नॉमिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है ये, इसमें नॉमिनल की प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है और इसमें हम रैंकिंग स्केल लगाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ठीक है। फिर है ऑर्डर में डालते हैं, ऑर्डर में लगाते हैं हम इसको। सब कैटेगरी वेरिएबल में मैग्नीट्यूड के वेरिएबल को रिफ्लेक्ट करते
है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, एक तो इस सब ऑर्डर में हम डालते हैं तो सब इसमें वेरिएबल में मैग्नीट्यूड के वेरिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके कितने वेरिएशंस है। जैसे कि मैं इकोनॉमिक में अगर देखूं तो इनकम में अगर मैं देखूं तो हमारे पास कितने इनकम के ऑप्शन आ गए। अब हमारे पास आ गया अबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज, ठीक है। इसके अलावा और भी पुअर या बिलो पॉवर्टी लाइन हम कई सारे ऑप्शंस बना सकते हैं। अब मैंने ये सोचा है कि जिसका 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक की सैलरी है, या 500 चलो ज़्यादा हो गया, 1 से 2 की ले लेते हैं, 1 से 2 की पर मंथ सैलरी है, ठीक है, पर मंथ सैलरी है, उसको मैं रखूँगी अबव एवरेज में, ठीक है। और जिसकी ये मैंने पहले से अपना बना लिया है, ठीक है, कि 1 से 2 के बीच वाले को अबव एवरेज में रखूँगी। और फिर जो हमारा जिसकी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की सैलरी है उसे मैं एवरेज में रख दूंगी, और जिसकी 50,000 से भी कम की सैलरी है उसे मैं बिलो एवरेज में रख दूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 50,000 से भी जब कम की सैलरी है वो बिलो एवरेज में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये मैं फिर अरेंज कर लूँगी, फिर मैं अपने डेटा में देख लूँगी कि जो डेटा मैंने कलेक्ट किया उन्होंने कितनी कितनी जो वो है क्या इनकम है वो डाली है। तो उसमें से जितने लोगों ने 1 to 5 इनकम डाली है, 1 to 2 इनकम डाली है लाख की, तो उसको मैं बिलो एवरेज, वो हमारा अबव एवरेज में चला जाएगा। जिन्होंने 50,000 से 1 लाख की डाली है तो वो हमारा एवरेज में चला जाएगा, और जिसने 50,000 से भी कम है तो वो बिलो एवरेज में चला जाएगा। अब मान लो 100 में से 50 लोगों की सैलरी जो है, ठीक है, 100 में से 50 लोगों की सैलरी हमारी आ रही है 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 50% हो गए मोटा मोटा, क्योंकि 50% लोग क्या है हमारे बिलो एवरेज, सॉरी अबव एवरेज में आ रहे हैं, ठीक है। और एवरेज में कितने आ रहे हैं, फिर हमने देखा कि 30 लोग जो है वो ये कह रहे हैं 100 में से कि उनकी इनकम कितनी है, वो एवरेज में है। तो हम कितना मान लेंगे कि 30% हमारे किस में आ रहे हैं, एवरेज में आ रहे हैं, ठीक है। फिर बिलो बचे कुछ जो 20% है वो हमारे किस में आ जाएंगे, बिलो एवरेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम रैंक बना देंगे। फिर हम ये देख लेंगे कि इतने लोग जो हैं वो सबसे हाई रैंक के हैं, फिर ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। जो हाईएस्ट वाले हैं वो हाईएस्ट हैं, फिर उसके नीचे वाले हैं, फिर उसके नीचे वाले। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर बन के आ जाएगा। जैसे वो ये अमीर गरीब होते हैं, ठीक है, उस तरीके का हम इसमें ऑर्डर बना लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इस आपकी क्लास में 1 to 5 फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक, सॉरी फर्स्ट पोजीशन से लेके 5th पोजीशन तक के बच्चे हैं, तो वो ऑर्डर से होते हैं ना। जिसका 100 मार्क्स, जिसके 99 मार्क्स आए वो पहला है, जो जिसके 97 मार्क्स आए वो सेकंड नंबर पे है, जिसके 95 आए वो थर्ड नंबर पे है। तो ये क्या हो गया, ये आपने एक ऑर्डर बना लिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम ऑर्डर स्केल या फिर रैंकिंग स्केल। इसमें हम रैंक बना लेते हैं, ठीक है। फिर है हमारा इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होगा, रैंकिंग में डिस्टेंस का भी मेजर करता है। हम ये देखते हैं कि जो हमने रैंकिंग की है वो हमारा डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इसमें भी देखेंगे हम। तो रैंक का स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं, जब हम रैंक का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट देते हैं। फिर है रिस्पॉन्स के बीच डिस्टेंस, जो भी आपके रिस्पॉन्स हैं, जो भी जवाब आया है उसके बीच डिस्टेंस। लंबा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से कितना लंबा है, ठीक है। जैसे कि मान लो जो सबसे हाइट में है उसकी 5 फीट है, ठीक है, हाइट, उससे छोटे वाली की है 4'11", तो 5 फीट और 4'11" में कितना अंतर आ रहा है, कितना डिस्टेंस आ रहा है, वो हम टर्मिनेटिंग पॉइंट में देखते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स के डिस्टेंस देखेंगे हम, लंबा व्यक्ति कितना लंबा है, ठीक है। इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। मैंने बोला था जो आगे जाता जाएगा उसमें पीछे के स्केल की प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी। मतलब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें नॉमिनल भी अपना आप कैलकुलेट हो जाएगा, ऑर्डिनल भी हो जाएगा, इंटरवल तो हो ही रहा है, ठीक है। तो तीनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाएगी। जैसे मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाती है, ठीक है। मतलब वाटर का अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बर्फ़ बन रहा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल हो रहा है। तो उसका जो हमारा बॉइलिंग बीच में कितना आएगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट कितना आएगा, 1 to 99 डिग्री, ठीक है। तो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच है 1 to 99 डिग्री। जैसे कि मान लो आपका जो 1st to 5th पोजीशन के बच्चे देखने हैं, ठीक है। 1st to 5th पोजीशन जो फर्स्ट में आया है उसका आए हैं 99%, ठीक है। और जो 5th पोजीशन में आया है उसका आए हैं 92%। तो 99 से 92 के बीच के जो डिस्टेंस है वो हमारा किस में आएगा, इंटरवल स्केल में आएगा, ठीक है। तो इंटरवल स्केल में हम ये देखेंगे कि जो दो लोगों के बीच में डिस्टेंस पाया जा रहा है, जो दो रीडिंग के बीच में डिस्टेंस है वो आपका कितना है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रेशियो स्केल, लास्ट है रेशियो स्केल। ये सबसे हाईएस्ट स्केल है, सबसे पावरफुल स्केल आपका कौन सा है, रेशियो स्केल है, क्योंकि इसमें सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो आते हैं, ठीक है। सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें आते हैं। इसमें आपका नॉमिनल है, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल, सभी की प्रॉपर्टीज आती हैं। इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर आती हैं। तो अगर हम रेशियो स्केल कैलकुलेट करें तो अपने आप ही नॉमिनल भी हो जाएगा, ऑर्डिनल भी हो जाएगा, इंटरवल भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीन भी अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएंगे। इसमें हम फिक्स पॉइंट लेते हैं 0 पॉइंट से।
समझ में आया। फिक्स पॉइंट लेंगे 0 पॉइंट से। मान लो आपका जो परसेंटेज थे 99%, ठीक है। अब पहले तो हम ये देख रहे थे कि 92 से 99% के बीच का अंतर देख रहे थे इंटरवल स्केल में। इसमें क्या लेंगे हम 0 to 99 लेंगे, ठीक है, और अपॉन 0 to 92, ठीक है। तब हमारा निकल के आएगा कि कितना अंतर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 लेते हैं और जिसके बीच में अंतर देखना होता है वो हमारे ये हैं, ठीक है। यानी कि 99%, यानी कि जो 5th पोजीशन वाला है और ये जो हमारा 5th पोजीशन वाला ये है और जो 1st पोजीशन वाला है वो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप हमेशा 0 से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिर है आपका फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। और जैसे एग्जांपल है आपका इनकम, एज, हाइट, वेट, इन सबको हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। एब्सोल्यूट स्केल है, क्यों? क्योंकि ये आता है एग्जाम में कि इसमें से सबसे अच्छा एब्सोल्यूट स्केल कौन सा है, तो रेशियो स्केल है। क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल स्केल है और सबसे अच्छी फाइंडिंग्स ये देता है, सबसे अच्छा जवाब आंसर फाइंडिंग्स ये देता है, ठीक है। कैन मेजर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकता है, आपके जो 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जितना भी रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ये मेजर करने में हेल्प करता है आपका रेशियो स्केल, ठीक है। तो पूरी रिसर्च है इस पे, ठीक है। हर रिसर्च में हम ये देख रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है। तो रेशियो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, ठीक है। फिर ये है आपका, जैसे कि मान लो इसको हम कैसे लिखेंगे, 40 ईयर का व्यक्ति जो है 2 साल के व्यक्ति का दुगना है, हमने ये बात कही, ठीक है। जो हमारा 40 ईयर का व्यक्ति है और एक 20 ईयर का व्यक्ति है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे, मैं ये बोलूँगी कि मेरे से छोटा जो 20 साल का इंसान है और मैं 40 साल की हूँ, तो हम दोनों के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप क्या आ रहा है, मैं उसकी दुगनी हूँ अगर देखा जाए तो। वो दुगनी में कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 0 से लेके हम 20 लेंगे, ठीक है, और फिर 0 से लेके हम 40 लेंगे। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 1/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या है, आपका रेशियो निकल के आ गया है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो 0 है, आपका जो 0 to 20 का अनुपात जो है 0 to 40 से के रेशियो से आप जब निकालोगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा कि ये इसका, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये इसका दुगना बड़ा है और ये इसका दुगना आधा है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये इसका दुगना है और ये इसका आधा है, ये निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हम निकालते हैं रेशियो स्केल में, ठीक है। आसान है पर ये बहुत अच्छे, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। इस बार का तो मुझे नहीं पता, अभी मैंने पेपर ढंग से देखा नहीं है, मेरे पास आया नहीं है पेपर, पर अभी आएगा तो मैं उसमें देखूंगी कि ये वाले क्वेश्चन आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन आते हैं इसके क्वेश्चंस। अब इसमें नॉमिनल स्केल आपका आसान हो गया, जनरली अरेंज करने के लिए खूब आता है। नॉमिनल या क्लासीफैक्टरी स्केल हो गया, ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल हो गया, इंटरवल स्केल हो गया और रेशियो स्केल हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हमने ये देखा ही था कि सबसे छोटा कौन सा था आपका, नॉमिनल स्केल था, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा था, नॉमिनल स्केल। इसको अंदर इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो बाहर वाला है उसके अंदर इन सब की क्वालिटी पाई जा रही है, ठीक है। और इस जैसे ये 2nd नंबर 3rd नंबर वाला है तो इसके अंदर इन दोनों की क्वालिटी पाई जाएगी, ठीक है। और जो 2nd नंबर वाला है इसके अंदर नॉमिनल की क्वालिटी पाई जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको, इस बॉक्स को, सबसे छोटे वाले बॉक्स को अंदर बनाया गया है क्योंकि इसकी क्वालिटी इन तीनों उसमें पाई जाएगी, ठीक है। किस किस में, आपका जो नॉमिनल है उसकी क्वालिटी आपकी किस किस में पाई जाएगी, रैंकिंग आपके ऑर्डिनल में पाई जाएगी, इंटरवल में पाई जाएगी और आपकी रेशियो में पाई जाएगी, ठीक है। इन सब में इनकी क्वालिटी पाई जाएगी। यानी कि आप रेशियो अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो अपना आप ही नॉमिनल भी हो जाएगा, ऑर्डिनल भी हो जाएगा, इंटरवल भी हो जाएगा, ठीक है। तो मोड भी अपना आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब आपको करना पड़ेगा मोड कैलकुलेट करने के लिए अगर आप रेशियो कर रहे हो तो, ठीक है। मीडियम भी हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका नॉमिनल स्केल है इसमें हम मोड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मोड मतलब एक तरीके से फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट करते हैं। मीडियन में हम देखते हैं बीच की वैल्यू क्या है, जिसे माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो मीडियन हम करते हैं ऑर्डिनल में कैलकुलेट। इंटरवल स्केल में हम करेंगे मीन, ठीक है। मीन वैल्यू कितने, बीच की कितनी, क्योंकि बीच की वैल्यू दिख रहा है ना इसमें। तो इंटरवल स्केल में हम क्या देखते हैं, इन दोनों बीच का अंतर देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, तो ऑब्वियसली मीन होगा इसमें कैलकुलेट और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे सारे को अभी, ठीक है। फिर आपका जो रेशियो है, रेशियो में आपका 0 पॉइंट से मिलता है और जहाँ से चीज़ों को नाप सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ 0 से लेते हैं और सभी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है इसमें कैलकुलेट होते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट
मेजरमेंट स्केल का। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ इस पूरा ही सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊँ, और हो सकता है इस बार जो अब 1 या 2 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम होगा हमारा, जो आज कैंसिल हुआ है, तो आपके लिए अच्छा है कि आपको रिवीजन के लिए उतना ही टाइम मिल गया है। तो आप फटाफट अपना सिलेबस रिवाइज कर लो, और एक आइडिया भी आपको हो गया है, एक आपका वो एक्सपीरियंस भी हो गया, क्योंकि आप अभी जस्ट पेपर दे के आए हो, तो टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें आपने उस पेपर में सीख भी ली होंगी। और आपका अब ये तो अच्छी बात है कि जो आप बिल्कुल अभी एक रियल पेपर दे के आए हो और वो कैंसिल हो गया, आपको एक मौका और मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बार फिर से 1 महीने की जो आपको टाइम मिल रहा है, विंडो मिल रही है, इसमें आप अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि जो गलतियां आपने इस पेपर में की थी वो गलतियां आप आगे के पेपर में ना करो। और मेरे जितनी भी वीडियो हैं आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हर वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर आपका आए हुए हैं उसी से मैंने मेन सिलेबस लेकर के बनाया है, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी कराई है, वो भी ज़रूर देख लेना आप लोग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।